हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है पार्ट 4 क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इज़ ए साइंस और आर्ट, और उसमें हमने पढ़ा था रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया था, और अपन ने पढ़ लिया था बुक कीपिंग। तो आज अपन आगे का पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि एक भी क्लास तुम्हारी छूटने ना पाए। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 4, और कोशिश करेंगे कि आज के ही दिन, आज इसी पार्ट में अपना जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाए, है ना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द थ्योरी कंप्लीट हो जाए और अपन काय पे आ जाएं, न्यूमेरिकल्स पे, है ना। लेकिन थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है। आ जाओ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, व्हाट यू मीन बाय अकाउंटिंग, है ना। इतने दिनों से वही पढ़ रहे हैं। मैंने आपको कल क्या समझाया था बेटा, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, है ना। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, विच मीन्स अगर अपन यहाँ से समझें तो अकाउंटिंग इज़ ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज कंपेरिजन टू बुक कीपिंग। क्यों? क्योंकि अगर बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है तो मतलब बुक कीपिंग तो और भी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो इस अकाउंटिंग और भी बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज़ ए ब्रॉडर टर्म एंड इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग। इन एडिशन टू बुक कीपिंग इट ऑल्सो इंक्लूड्स समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो अपन ने शुरू से ही पढ़ा था दैट अकाउंटिंग रिफर्स टू आई फॉर आइडेंटिफिकेशन, एम फॉर मैशरिंग, एम फॉर मैशरिंग, आर फॉर रिकॉर्डिंग, सी फॉर क्लासीफाइंग, देन एस फॉर समराइजिंग, देन समराइज करने के बाद क्या करते हैं उसको, ए फॉर एनालाइजिंग, फिर आई फॉर इंटरप्रेटिंग और सी फॉर कम्युनिकेटिंग, है कि नहीं। तो अकाउंटिंग क्या है, ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि अकाउंटिंग में ही क्या इंक्लूडेड है, बुक कीपिंग इंक्लूडेड है। मतलब बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही क्या है, पार्ट है। तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग के साथ साथ और क्या करते हैं अपन करते हैं समराइजिंग, है ना। अपन ने पढ़ा था समराइजिंग का मतलब क्या होता है, जो आपके इतने सारे अकाउंट्स बन जाते हैं, जर्नल करते हो आप, जर्नल करने के बाद आप लेडजर बनाते हो, लेडजर में आप सबके अलग अलग क्या खोलते हो, अकाउंट खोलते हो, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारे एक्सपेंसेस के आप अलग अलग अकाउंट खोलते हो, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, सारे इनकम के आप क्या खोलते हो बेटा, अलग अलग अकाउंट ओपन करते हो। तो इतने सारे अकाउंट हो जाते हैं। अब इतने सारे अकाउंट देख के क्या आप बता सकते हो आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है, नहीं बता सकते ना। तो फिर अपन क्या करते हैं, समराइज़ करते हो। समराइज़ करने में अपन क्या क्या बनाते हैं, सबसे पहले अपन बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अभी शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा, आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, इसका पूरा चैप्टर है। दूसरा आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि मैं आपको पिछले पार्ट्स में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ट्रेडिंग से समझ में आए ना आए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से समझ में आ जाएगा कि अपन ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है। थर्ड अपन क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट से क्या पता चल जाता है, बैलेंस शीट से अपने को पता चल जाता है कि भाई अपने बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है ना। बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब, या फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है, वो पता चल जाता है अपने को किससे, बैलेंस शीट से। आया समझ में। तो ये क्या हो गया, समराइज। यानी आपने जो इतनी सारी जर्नल एंट्री करी, इतने सारे आपने अकाउंट बनाए, उन सबको आपने इन 3 पेजेस में क्या कर दिया, समराइज कर दिया। ठीक है, समराइज करने के बाद अपन क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेटिंग का मतलब मैंने क्या समझाया था आपको, पहले भी समझा चुका हूँ, कि जो अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है, कौन सी लैंग्वेज होती है, जो अकाउंटिंग लैंग्वेज होती है, अपन उस अकाउंटिंग लैंग्वेज को कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि बिजनेस में सारे के सारे कॉमर्स के नहीं होते, सबको समझ में नहीं आता। तो इस वजह से अपन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ताकि सब लोग उसको आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक है, चलो इंटरप्रेटिंग हो गया। और जैसे ही अपन उसे एक सिंपल लैंग्वेज में इंटरप्रेट करते हैं,
जितने भी यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग के, इंटरनल यूज़र्स, एक्सटर्नल यूज़र्स, उन सभी को अपन उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। इंटरेस्टेड पार्टीज़ मतलब यूज़र्स, ताकि सब अपने अपने हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके क्या ले सकें, डिसीजन ले सकें। ठीक है, इसलिए थस अकाउंटिंग इज़ ए वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। इसलिए जो अकाउंटिंग है ना वो बुक कीपिंग से भी ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। समझ में आया? चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है भाई, अकाउंटेंसी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था बेटा, व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी तो क्या है, अकाउंटेंसी तो सब्जेक्ट है। ये तो क्या है, ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है इसका मतलब क्या है कि ये आपको सिस्टमेटिक नॉलेज देगा। क्या देगा, अकाउंटेंसी इज़ ए सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट विल गिव यू सिस्टमेटिक नॉलेज। ये आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक यानी बिल्कुल सिस्टम से क्या देगा, आपको ये नॉलेज देगा। जैसे कि 11th में ये आपको क्या पढ़ाएगा, बिल्कुल बेस पढ़ाएगा कि भाई जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, लेडजर कैसे बनाते हैं, मतलब अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको बिल्कुल बेस से ये क्या करेगा, सारी चीज़ें एकदम सिस्टम से समझाएगा। 11th में आप सोल प्रोप्राइटरशिप सीखोगे, 12th में आप पार्टनरशिप सीखोगे, कंपनी की अकाउंटिंग भी सीखोगे थोड़ी बहुत, है ना, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। तो ऐसे क्या हो रहा है, आप सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर रहे हो, पूरी अकाउंटेंसी की क्या लोगे, नॉलेज लोगे। तो इसलिए अकाउंटेंसी रिफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स। मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड पार्ट में बताया था डेट ऑल द सब्जेक्ट्स डिपेंड्स अपॉन सम प्रिंसिपल्स, है कि नहीं। सारे सब्जेक्ट्स काय पे चलते हैं बेटा, प्रिंसिपल्स पे। सबके अपने अपने क्या होते हैं, सिद्धांत। तो वैसे ही अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसके भी क्या हैं, सिद्धांत हैं। तो नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, आपको नॉलेज मिलेगी प्रिंसिपल्स की, एंड द टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी पढ़ के आपको पूरी की पूरी क्या मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी प्रिंसिपल्स की और टेक्निक की, जो लगाए जाते हैं क्या करते टाइम, अकाउंटिंग करते टाइम। तो ये आपको एक्सप्लेन कर देता है हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी वही बोला मैंने, अकाउंटेंसी आपको क्या समझा देता है, हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू समराइज देम विच मीन्स कैसे ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, एंड हाउ टू एनालाइज, इनको आपको वो एनालाइज करने भी सिखाएगा। जैसे जैसे हायर स्टडीज़ पे आप जाओगे आपको ये और अच्छे से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना सिखाएगा और उसे कम्युनिकेट करना भी सिखा देगा, किसको, यूजर्स को। देयरफॉर अकाउंटिंग इज ए सब्जेक्ट which gives you systematic knowledge about the principles and the techniques that we have to apply while doing the accounting। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया, तो इनका डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना, बुक में आपको इसका डिफरेंस बिटवीन मिल जाएगा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का। अगर नहीं समझ में आए बता देना, मैं उसके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। चलो अब बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब एक तरह से अकाउंटिंग के जो क्वालिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देख लेते हैं कि भाई अकाउंटिंग में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। समझ में आया? सबसे पहला जो आपका अकाउंटिंग है उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपकी अकाउंटिंग में होना चाहिए रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, फेथफुलनेस। मतलब कि आपकी जितनी भी अकाउंटिंग है वो ऐसी होना चाहिए बेटा कि जिसके ऊपर आप क्या कर सको, भरोसा कर सको। क्या कर सको, भरोसा कर सको। और रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि एकदम ट्रू। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक तो जो आपकी अकाउंटिंग है वो पूरी तरह से कैसी है, फेथफुल है, ठीक है, ट्रू एंड फेयर है, ठीक है, और इसमें किसी भी तरह का आपने क्या नहीं करा है, अनबायस्ड है। मतलब किसी भी तरह से आपने पक्षपात नहीं किया है, और एक तरह से बोले तो न्यूट्रल है। आपकी अकाउंटिंग कैसी है, न्यूट्रल है। समझ में आया, क्लियर है? तो रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल रिलायबल होनी चाहिए। और रिलायबल अकाउंटिंग का मतलब होता है बिल्कुल फेथफुल, एकदम सच ट्रू और फेयर, बिल्कुल सच्चाई से बनाई हुई, अनबायस, किसी भी तरह से कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम आपने पक्षपात ना किया हो। समझ में आया? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपने कुछ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा दिखा दी हों, इस तरह से, मतलब कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया हो। और आपकी अकाउंटिंग कैसी है, बिल्कुल न्यूट्रल है। कैसी है, एकदम न्यूट्रल। और रिलायबल अकाउंटिंग उसको बोला जाता है जिसे क्या किया जा सकता है,
वेरीफाई। और आपकी अकाउंटिंग कैसी है बेटा? वेरीफाइबल है। मतलब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया है तो उस ट्रांजैक्शन को क्या किया जा सकता है? वेरीफाई किया जा सकता है, उसकी पुष्टि की जा सकती है। अच्छा सर, ये वेरीफाइबिलिटी कैसे होती है? देखो, मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो उस सामान के साथ में आपको क्या मिलता है बेटा? बिल मिलता है कि नहीं? तो वो बिल क्या है? वो बिल ना उस ट्रांजैक्शन का क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है कि भाई आपने इस शॉप से ये ट्रांजैक्शन किया है। इसी तरह से अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन का क्या बनाया जाता है? बाउचर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बाउचर। और इस बाउचर के साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया जाता है। ज़्यादातर वो क्या होते हैं? बिल। अभी आप बिल समझ लो, ठीक है, बिल बोलते हैं या इनवॉइस, उस इनवॉइस को लगाया जाता है। समझ में आया? तो ये चीज़ें क्या करती हैं, ये आप जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो उनके साथ में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ताकि वो आपके सभी ट्रांजैक्शन को क्या कर दें? वेरीफाइबल कर दें। समझ में आया? ठीक है। और अगर जो चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं, मतलब वो कैसी होती है? ट्रस्टवर्दी होती है, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? भरोसा कर सकते हो। क्लियर? तो रिलायबिलिटी आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या है बेटा? रिलेवेंस। रिलेवेंस कहाँ से निकल के आया है? रिलेवेंट से। रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब ज़रूरी। ठीक है। देखो, अकाउंटिंग में क्या है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? अकाउंटिंग में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट एक और जो क्वालिटी होती है अकाउंटिंग की वो ये होती है, या क्वालिटी होनी चाहिए अकाउंटिंग में, वो ये होना चाहिए कि भाई कैसी इन्फॉर्मेशन आप शो कर रहे हो? रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब वाइल डूइंग अकाउंटिंग आपको सिर्फ जो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, जो रिलेवेंट है, बस वही इन्फॉर्मेशन आपको क्या करना है? अकाउंटिंग में शो करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है। क्यों? उसके पीछे का रीज़न क्या है भाई? उसके पीछे का रीज़न ये है, या सॉरी, कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके अकाउंटिंग के यूज़र्स होते हैं। कौन होते हैं? जो आपके अकाउंटिंग के यूज़र्स होते हैं। अगर उस इन्फॉर्मेशन से आपके यूज़र के किसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है बेटा? डिसीज़न मेकिंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन कैसी हो गई? वो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। समझ में आया रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? तो वो इन्फॉर्मेशन जिसके वजह से आपके जो यूज़र हैं अकाउंटिंग के, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स, अभी मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जितने भी इंटरनल यूज़र्स हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, अगर उनके डिसीज़न के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा उस इन्फॉर्मेशन से, तो वो एक रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, और वही रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करना है? शो करना है। समझ में आ गया? मतलब कि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन जिससे आपके जो यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के, है ना, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनके डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस इन्फॉर्मेशन को आपको आपकी अकाउंटिंग में दिखाने की ज़रूरत या प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आ गया व्हाट डू मीन बाय रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन? तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज दैट इन्फॉर्मेशन विच विल इफेक्ट द डिसीजन ऑफ द यूज़र्स ऑफ योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दिखानी है। यूज़र्स कौन कौन है? इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। क्लियर हो गया? तो ये होता है बेटा अपना क्या? रिलेवेंस। ठीक है, विच मीन्स यू ओनली हैव टू शो द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इसका पॉइंट पढ़ के देख लेना, आपकी बुक में से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है बेटा? अंडरस्टैंडेबिलिटी। एक और जो क्वालिटी होनी चाहिए आपकी अकाउंटिंग में, या अकाउंटिंग का जो एक और क्वालिटेटिव क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। यानी कि आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एकदम सिंपल, क्या, बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, कैसी? एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कंसाइज, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में और एकदम कंसाइज तरीके से क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। रीज़न क्या है ना बेटा, कि अकाउंटिंग में, सॉरी, बिजनेस में सिर्फ कौन नहीं होते? कॉमर्स वाले नहीं होते। तो उन सबको समझ में नहीं आता जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। ठीक है। तो आपको क्या करना होता है? आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसे इस तरह से प्रेजेंट करना होता है, बिल्कुल सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ताकि जो कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का है वो भी उसे कैसे समझ सके? बिल्कुल आसानी से समझ सके। ठीक है। और कैसी होना चाहिए बेटा?
आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब होता है कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या दे रहे हो, उसमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, एकदम कंसाइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है ना? तो आगे समझ में। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब बिल्कुल आपको आपकी अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करनी है, ताकि जितने भी यूज़र्स हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उन सबको वो इन्फॉर्मेशन कैसे समझ में आए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होना चाहिए बेटा? कंसाइज होनी चाहिए, मतलब कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी अकाउंटिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक ये होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ क्या है बेटा? कंपैरेटिबिलिटी। क्या होना चाहिए? कंपैरेबिलिटी होना चाहिए आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। अब ये कंपैरेबिलिटी क्या होती है? कंपैरेबिलिटी का मतलब होता है कंपेयर करना। कंपेयर करना सबको पता है ना, करते हैं कि नहीं करते, है ना? एक टॉपर अपना दूसरे टॉपर फ्रेंड से खुद को क्या करता है? कंपेयर करता है कि भाई मेरे नंबर इतने, इसमें इतने आए, तुम्हारे इसमें इतने आए, है कि नहीं? होता है ना, अपन क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। तो वैसे ही आपके आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होना चाहिए? कंपैरेबल होना चाहिए। तो देखो, आप कंपेयर किससे करोगे? आप खुद को उससे ही कंपेयर कर सकते हो जो आपके लेवल का हो। मतलब कि कॉमर्स के बच्चे को कॉमर्स से ही क्या किया जा सकता है? कॉमर्स वाले बच्चे से ही कंपेयर किया जा सकता है कि नहीं? अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे को मैथ्स या बायो से कंपेयर करोगे तो वो कंपैरिजन सही नहीं है कि नहीं? तो कंपैरेबिलिटी कब आएगी? तो आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है ना वो कंपैरेबल होना चाहिए। तो वो कंपैरेबिलिटी कब आती है? जब आप एक ही तरह की अकाउंटिंग रूल्स, रेगुलेशंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो। तो एक चीज़ अपने को ये ध्यान में रखनी है कि अगर आपको आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या चाहिए बेटा? कंपैरेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए अपने को? अगर कंपैरेबिलिटी चाहिए तो वाइल डूइंग अकाउंटिंग क्या करते टाइम? अकाउंटिंग करते टाइम अपने को सेम प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोविजंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सब अपने को क्या करने हैं? फॉलो करने हैं। ठीक है, और वही रूल्स, वही रेगुलेशंस, वही प्रिंसिपल्स, वही मेथड्स अपने को कम से कम 4 से 5 साल तक क्या करने हैं? सेम मेथड्स फॉलो करने हैं अकाउंटिंग करते टाइम। क्योंकि जब आप सेम मेथड फॉलो करोगे तभी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी पिछले साल की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से क्या हो पाएगी? कंपेरेबल हो पाएगी। अब कंपैरिजन का फ़ायदा क्या होता है? आप जब अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करते हो, जब आप अपने 3 से 4 साल के डेटा को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को खुद ही के बिजनेस से अगर आप कंपेयर करते हो ना बेटा, तो आपको पता चलता है ट्रेंड। आपको क्या पता चलता है? आपको ट्रेंड पता चलता है अपने बिजनेस का। आपको ग्रोथ पता चलती है। क्या पता चलती है? आपको ग्रोथ पता चलती है। आपको अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलती है। आपको अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस, आपको अपने बिजनेस की एफिशिएंसी, आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ, ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं जब आप क्या करते हो? कंपेयर करते हो। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देख रहे हो कि हर साल आपका प्रॉफिट क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो आप जब कंपेयर करोगे वो चीज़ तभी तो पता चलेगी, है कि नहीं? तो उससे क्या आता है बेटा? उससे एक तो कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ भाई हमारा बिजनेस क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, हम एकदम सही पाथ पे चल रहे हैं, हमें बस काय पे फोकस करना है, अपने काम पे फोकस करना है और अपना क्या होता चला जाएगा? बिजनेस और ग्रो करता जाएगा। लेकिन वहीं पे कंपैरिजन करके ये पता चल रहा है कि प्रॉफिट बढ़ने की जगह क्या हो रहा है? घट रहा है कि नहीं? तो उससे क्या होगा? उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका बिजनेस नेगेटिव जा रहा है, गलत पाथ पे जा रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लेके क्या कर पाओगे? अपने बिजनेस को सही ट्रैक पे ला पाओगे, है ना? तो और क्या कर सकते हो आप अपने ही बिजनेस को आप दूसरे बिजनेस के साथ में भी क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आप मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हो, आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है और आपका जो कॉम्पिटिटर है उसका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हो गया पूरा टॉपिक? ठीक है, तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो या आपके बुक में कुछ चीज़ अलग दे रखी हो
वो समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। चलो तो आ गए भाई यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पूरे चैप्टर में, जिनका गुणगान चल रहा था कि डेट वी विल कम्युनिकेट दिस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू अवर यूजर्स। तो ये यूज़र कौन कौन है, आ जाओ ज़रा इनकी बात करते हैं। इंटरनल यूजर्स आ जाओ। तो इंटरनल यूजर्स कौन कौन है बेटा? इंटरनल यूजर में सबसे पहले तो हो गए आपके ओनर्स, और दूसरा आपका कौन हो गया, मैनेजमेंट। ये कौन है बेटा? ये आपके इंटरनल यूजर्स हैं, किसके? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। चलो इसको समझना तो बहुत ही ईजी है। क्यों है भाई? जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना अपन, वही बन जाएंगे। चलो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओनर के बारे में। चलो तो मैं ना अपने बिजनेस के कौन बन जाओ? ओनर बन जाओ। कौन बन जाओ? ओनर। तो तुम ओनर हो तो तुम्हें क्यों चाहिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, है ना? सिंपल सी बात है। वही तुम्हें इसलिए चाहिए ताकि तुम क्या पता लगा सको, ताकि तुम्हें ये पता लग जाए कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या एक तरह से बोलूं आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, आपको ये पता करना है कि नहीं? और क्या पता करना है आपको? और क्यों चाहिए आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? ये पता करने के लिए कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। क्या कैसी है भाई? आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। और ये दोनों चीज़ें आपको किससे पता चल जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से, है कि नहीं? इसलिए आपको चाहिए। चलो अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। भाई मैनेजमेंट को क्यों चाहिए? मैनेजमेंट को ये सब इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? उसे चाहिए ये सब इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट पूरे बिजनेस को क्या करता है? मैनेज करता है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट्स में भी सिखाया है। सबसे पहला चीज़ डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? क्या लेने के लिए? डिसीजन लेने के लिए। दूसरा बजटिंग। भाई पूरे बिजनेस का बजटिंग का काम कौन करेगा? मैनेजमेंट ही करेगी, है ना? ऑर्गेनाइज करने के लिए, पूरे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। फोर्थ कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो आपका मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट को क्या चाहिए भाई? ये पूरी की पूरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके? डिसीजन मेकिंग कर सके। मैनेजमेंट बजटिंग कर सके। बजटिंग का मतलब पता है ना सबको? आपके पूरे बिजनेस का क्या बनाना? बजट बनाना, है ना? कि खर्चे कितने होंगे, इनकम कितनी होगी, है ना? हाँ एक और चीज़ इससे याद आई, है ना? ऑर्गेनाइज करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, और फोरकास्टिंग। जो आपका मैनेजमेंट होता है ना, वो क्या करता है? यही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके क्या करता है? वो फोरकास्टिंग करता है। फोरकास्टिंग का मतलब भविष्यवाणी, बिजनेस से रिलेटेड, कि भाई आगे जाके अपना बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट को क्या चाहिए होता है? आपका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, चलो तो ये हो गया इंटरनल यूजर्स, है ना? एक और चीज़ बताता हूँ बेटा, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ जैसे होता है ना, घर की बात का रहती है, घर में ही रहती है, तो वैसे ही है ना, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है या इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, जो सिर्फ किसके पास में होती है? ओनर्स के पास और मैनेजमेंट के पास में होती है। ठीक है, मैनेजमेंट में 3 तरह के लोग होते हैं। मैनेजमेंट में एक तो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक क्या होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक होता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और एक होता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीईओज, एमडीज वो सब होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में मैनेजर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन होते हैं? क्लर्क्स होते हैं, जो कि काम करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं आई? है ना? तो कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सिर्फ ओनर्स को या इंटरनल यूजर्स होते हैं ना, सिर्फ उन्हें ही दी जाती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कौन से यूजर्स की? भाई एक्सटर्नल यूजर्स, इन्हें भी चाहिए। इन्हें भी क्या चाहिए भाई? इन्हें भी इंफॉर्मेशन चाहिए। चलो एक एक करके एक्सटर्नल यूजर डिस्कस करते। सबसे पहले तो बेटा एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स। कौन? एम्प्लॉयज़ और
वर्कर्स। एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को भी क्या चाहिए भाई, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके बिजनेस की। क्यों चाहिए? क्योंकि एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर टिका हुआ है आपकी कंपनी के ऊपर। वो भी टाइम टू टाइम आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई अगर आपकी कंपनी ग्रो करेगी तो मतलब जॉब कैसी है भाई, सिक्योर है। अगर आपकी कंपनी में हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है मतलब जॉब कैसी है, सिक्योर है। हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसका एक और मतलब निकाल लेंगे वो कि भाई आगे जाके क्या होगा, उनकी वेजेस भी बढ़ेंगे, उनके सैलरी भी बढ़ेगी और उनका बोनस भी बढ़ेगा। आई बात समझ में कि नहीं? इसलिए दूसरी तरफ अगर नेगेटिव बात करें कि ये अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या आपका प्रॉफिट कम होता जा रहा है तो ये लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय ये अपनी जाने की तैयारी पहले से ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जैसे ही कंपनी में या बिजनेस में लॉस होता है ना तो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ को क्या करा जाता है, निकाला जाता है। तो इस वजह से इनको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन, टाइम टू टाइम ये ट्रैक करते रहते हैं। ठीक है, चलो दूसरे कौन होते हैं? दूसरे एक्सटर्नल होते हैं, जैसे बैंक हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। भाई ये जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इनसे अपन क्या लेते हैं बेटा, इनसे अपन लोन लेते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या चाहिए, इन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए, इन्हें अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए। ये वही देख के अपन को क्या देते हैं, लोन देते हैं। क्योंकि उससे ये लोग क्या लगा लेते हैं, एस्टीमेट लगा लेते हैं कि अपन इनको टाइम पे इंटरेस्ट यानी ब्याज दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, और जितना भी अपन ने टाइम लिया है लोन को पे बैक करने का, उतने टाइम में अपन पे बैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मतलब ये अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के अपने को क्या देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए इनको भी क्या चाहिए भाई, अपने वो चाहिए। ठीक है, थर्ड कौन हो गए बेटा, क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? अच्छा, मेनली तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, सप्लायर होते हैं। कौन होते हैं? सप्लायर। ठीक है, ये कौन होते हैं बेटा, जो या तो अपन को क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, है ना, या अपने को सेमी फिनिश्ड गुड सप्लाई कर रहे हैं। ज़्यादातर ये कौन होते हैं, सप्लायर होते हैं। ठीक है, तो इनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों चाहिए, इन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए चाहिए ताकि ये हिसाब लगा सकें कि भाई अपने बिजनेस को इन्हें कितना क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, या क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो सप्लायर होते हैं ना, उनके साथ अपन काय में काम करते हैं बेटा, क्रेडिट में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सप्लायर्स अपन को क्रेडिट देने लगते हैं, मतलब उधारी। तो ये टाइम टू टाइम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के ये एनालाइज करते हैं कि अपनी जो कंपनी है, अपना जो बिजनेस है, इन्हें टाइम पे पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो ये डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी को या इस बिज़नेस को क्या देना है, क्रेडिट देना है या नहीं देना। क्या देख के, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के। आया समझ में? चलो फोर्थ, क्रेडिटर्स के बाद किसके बारे में बात कर लें, चलो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, चलो भाई, गवर्नमेंट को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों चाहिए? मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ अपने चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई तो रिलायंस हो गया, जियो हो गया, आपका क्या हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया, वी हो गए, VI हो गए, है कि नहीं। तो ये कौन सी इंडस्ट्री हो गई, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई। सीमेंट इंडस्ट्री में कौन आ गया, अंबुजा सीमेंट आ गया, भंगर सीमेंट आ गया, JP आ गया, है कि नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरी इंडस्ट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। उन्हें भी चाहिए, क्यों चाहिए इनको, ये इसलिए चाहिए इन्हें गवर्नमेंट को कि अगर है ना उस इंडस्ट्री में अच्छा चल रहा है, मतलब ये लोग अगर मान के चलो अपनी इंडस्ट्री है, अपनी इंडस्ट्री के इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाए और अपनी इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, मतलब सब लोग बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, तो इनको इसलिए चाहिए कि अगर अपन अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं ना तो गवर्नमेंट अपने ऊपर क्या लगा देगी, टैक्स लगा देगी। क्या लगा देगी, टैक्स। अच्छा बेटा कमा रहे हो, चलो हमें भी दो। ठीक है, और अगर यहीं पे अपनी इंडस्ट्री अच्छा नहीं कमा रहे होगी, ऐसा नहीं है कि अपनी गवर्नमेंट क्या है, बुरी ही है, बुरे ही काम करती है, नहीं, अच्छा काम भी करती है। अच्छा काम क्या करती है, अगर गवर्नमेंट को पता चला कि अरे यार ये जो इंडस्ट्री है इधर ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट या तो अपना टैक्स क्या कर देती है, कम कर देती है, या तो गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को क्या देती है, सब्सिडीज़। ठीक है, तो गवर्नमेंट को इसलिए क्या चाहिए होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो फिर उसके बाद में और कौन होते हैं भाई, एक्सटर्नल यूजर्स। हाँ
चलो भाई, गवर्नमेंट हो गए, एजेंसीज हो गए, क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, एम्प्लॉयज़ हो गए। चलो और बता देता हूँ तुमको, रिसर्चर्स कौन होते हैं भाई? रिसर्चर्स। रिसर्चर्स को क्यों चाहिए होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? रिसर्चर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसलिए चाहिए होते हैं ताकि वो इंडस्ट्री के ऊपर या बिजनेसेस के ऊपर क्या कर सके, इकोनॉमिक रिसर्च कर सकें, ट्रेंड्स के बारे में पता कर सके कि भाई ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं या ये जो बिजनेसेस हैं इनका फ्यूचर में क्या ट्रेंड रहेगा, फ्यूचर में ये कितना क्या कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे इकोनॉमी में, ज़्यादा दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो वो रिसर्च करने का काम करते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो ये सब अपने क्या हो गए, एक्सटर्नल यूज़र्स हो गए। एक्सटर्नल यूज़र्स में आपको कंज्यूमर भी मिल जाएगा, कंज्यूमर भी एक्सटर्नल यूज़र होता है। सोसाइटी भी कौन है भाई? आपका कौन है? एक्सटर्नल यूज़र है। कंज्यूमर को क्यों चाहिए होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? उसके पीछे का रीज़न ये होता है बिकॉज कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी के क्या चाहिए होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होते हैं। तो बेटा वही कंपनी अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर सकती है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है ना। तो जैसे क्या बोलते हैं, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो उससे कंज्यूमर ये हिसाब लगा लेता है कि भाई ये कंपनी क्या कर रही होगी, अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही होगी। और फिर कंज्यूमर कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज क्या करे, कंज्यूम करे। क्योंकि अगर कोई कंपनी है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे नहीं है, मतलब कि वो कंपनी क्या कर रही होगी, कहीं ना कहीं क्वालिटी में क्या कर रही होगी, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होगी। ठीक है, दूसरा एक और जो, एक तो कंज्यूमर और हो गया, सिक्स्थ कंज्यूमर भी बता दिया मैंने, एक और है आपका सोसाइटी, है ना। एक और कौन है आपकी भाई? सोसाइटी भी है। ठीक है, तो सोसाइटी का ऐसे ही बता देता हूँ। सोसाइटी में क्या रहता है भाई, जो आपकी सोसाइटी होती है ना, उसको भी आपके क्या चाहिए भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए। क्यों? ताकि वो ये पता कर सके, क्योंकि देखो भाई बिजनेस कहाँ है, बिजनेस सोसाइटी में है। बिजनेस कहाँ है? सोसाइटी में, मतलब एक तरह से बिजनेस क्या है, समाज में है। तो भाई ये लोग ये देखते हैं कि भाई आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, किसको, सोशल को, मतलब एक तरह से समाज को आप कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। इसमें एक अकाउंटिंग होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मतलब कि देखो, अगर आपका बिजनेस कहाँ पर है, इंडिया में है, अच्छा खासा आपका बिजनेस है, मतलब आप इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ करके, है ना, आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करके आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, आप इतना पैसा कमा रहे हो, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। इज दैट क्लियर? तो इसलिए इन लोगों को आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होते हैं ताकि ये देख सकें कि भाई आप समाज को, मतलब आप सोसाइटी को आप कितना क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे के सारे यूज़र्स समझा दिए, एक्सटर्नल यूज़र्स भी और इंटरनल यूज़र्स भी। तो अब पढ़ के देख लेना, नहीं आया समझ में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको दोबारा से, या जो भी यूज़र समझ में नहीं आए वो मैं आपको समझा दूंगा। चलो ना, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। भाई दो सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, इसका मतलब क्या है ज़रा देखना। डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है बेटा, कि एक ट्रांजैक्शन के, कितने ट्रांजैक्शन के भाई, एक ट्रांजैक्शन के बेटा कितने इफेक्ट होंगे, ड्यूल इफेक्ट। कितने इफेक्ट, ड्यूल इफेक्ट। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम बेस होती है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट पे। आ गए प्रिंसिपल, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी उससे अगले में, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट पे टिका होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट? सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम कितने इफेक्ट होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं? दो। तो एक जो इफेक्ट होता है, एक डेबिट इफेक्ट होता है। ठीक है, एक कौन सा इफेक्ट होता है, एक डेबिट इफेक्ट होता है, और दूसरा कौन सा इफेक्ट होता है, एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। मतलब हर ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? दो, एक डेबिट इफेक्ट और एक कौन सा इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, मिनिमम दो होते हैं, और मिनिमम दो से क्या हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि डेबिट हमेशा किसके बराबर होगा, क्रेडिट के बराबर ही होगा, या क्रेडिट हमेशा किसके बराबर होगा, डेबिट के बराबर होगा। तो ये प्रिंसिपल, सॉरी
जो ये डबल एंट्री सिस्टम है ये एक बिल्कुल साइंटिफिक मेथड है क्या करने की, अकाउंटिंग करने का, ठीक है। इट इज़ ए साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड ऑफ डूइंग अकाउंटिंग। मतलब कि अगर आप डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहे हो तो एरर नहीं आएंगे। समझ में आया, आपकी अकाउंटिंग कैसी होगी, बिल्कुल कंप्लीट अकाउंटिंग होगी, है ना। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स भी माना जाता है, क्योंकि इसको वही कर सकते हैं जिनको किसकी इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन है, जिनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग के अजम्पशंस, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस, अकाउंटिंग के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं, वही क्या कर सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम से क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहे हो तो एरर ऑफ ओमिशन बहुत कम होते हैं, आप फ्रॉड को पता लगा सकते हो। अगर आपके बिज़नेस में कोई फ्रॉड कर रहा है तो डबल एंट्री सिस्टम से आपको वो भी पता चल जाएगा कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है या नहीं। समझ में आया कि नहीं। और अपन इस साल जो अपन अकाउंटिंग सीखने वाले हैं वो डबल एंट्री सिस्टम से ही अकाउंटिंग सीखेंगे, डेट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट, है ना। चलो, तो इसके बारे में अपन जब और आगे पढ़ेंगे तो और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की अपने को ज़रूरत नहीं है। जब अपन जर्नल एंट्री सीखेंगे, जब अपन लेडजर सीखेंगे, तब आपको मैं और अच्छे से प्रैक्टिकल कराते टाइम इसके बारे में समझा दूंगा, ठीक है। दूसरा कौन सा इफेक्ट है बेटा, सॉरी, दूसरा कौन सा मेथड है या सिस्टम है अकाउंटिंग का, दूसरा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है अपना सिंगल एंट्री सिस्टम। देखो इसमें कौन सी एंट्री है बेटा, सिंगल। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें कुछ ट्रांजैक्शन के कैसी एंट्री की जाती है, डबल एंट्री। कुछ ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्री कर ली जाती है, जैसे कि डेटर से पैसे लिए, है ना। अभी आपको शायद थोड़ा समझ में ना आए, डेटर कौन होता है, डेटर वो होता है जिससे पैसे लेना होते हैं, ठीक है। तो डबल, ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ ट्रांजैक्शंस के, किसके, कुछ ट्रांजैक्शंस के कौन सी एंट्री कर लेते हैं भाई, डबल एंट्री। कुछ ट्रांजैक्शन की तो डबल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। और कुछ ट्रांजैक्शंस की सिर्फ कैसी एंट्री करते हैं, सिंगल एंट्री। मतलब एक तरह से देख रहे हो पक्षपात हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना, सिंगल एंट्री, ठीक है। बहुत से ट्रांजैक्शंस होते हैं सिंगल एंट्री में जिन्हें छोड़ ही दिया जाता है, जैसे यहाँ पे डेप्रीशिएशन की एंट्री नहीं की जाती, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैड डेब्ट्स की एंट्री नहीं की जाती है, बैड डेब्ट्स रिकवर की एंट्री नहीं की जाती, है ना। तो देयर आर सम ट्रांजैक्शंस जिनकी यहाँ पे डबल एंट्री की जाती है, देयर आर सम ट्रांजैक्शंस जिनकी यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंट्री की जाती है कि सिर्फ पैसे आने का रिकॉर्ड कर लिया। देयर आर सम ट्रांजैक्शन जिनकी बिल्कुल यहाँ पे क्या नहीं की जाती, अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग की ही नहीं जाती। इसलिए जो आपका ये सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ नहीं करना चाहिए। मोस्टली जो बिजनेसेस होते हैं जिनको कंपलसरी है अकाउंटिंग करने की, वो सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर सिंगल एंट्री सिस्टम जो प्रोफेशनल्स होते हैं वही यूज़ करते हैं, बिकॉज दिस सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे इनकम्प्लीट है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप पूरे जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें आप कंप्लीटली क्या नहीं कर रहे हो, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन में सिर्फ उसकी सिंगल साइड ही रिकॉर्ड कर रहे हो, उसकी जो आप दूसरी साइड है वो आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे। इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग भी कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आया, बाकी आप अपनी बुक से पढ़ के देख लेना। तो इसी के साथ में जो अपना फर्स्ट वाला चैप्टर है वो क्या हो जाता है भाई, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्या हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो एक अपडेट दिया है मैंने वीडियो अपलोड को लेके कि अगर कोई चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर ख़त्म होता है तो उसके नेक्स्ट डे वीडियो नहीं आएगी, एक दिन छोड़ के आएगी। तो वो एक दिन क्यों मैं आपके लिए रखा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है ताकि आप रिवाइज कर सकें, पूरा चैप्टर आप पढ़ें। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ अपना फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक दिन छोड़ के अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, जो कि है बेसिक टर्मिनोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो भाषा है अकाउंटिंग की, वो ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चैप्टर 2 अपन स्टार्ट करेंगे, है ना, एक दिन छोड़ के। चलो, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को
प्रेस कर दो ताकि एक भी क्लास आपकी छूटने ना पाए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो। मिलते हैं चैप्टर 2 में। थैंक यू।